एक साथ उच्चारण करेंगे। ओंकारं बिंदु संयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। एक साथ सभी प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। अपने हाथों को मिलाएंगे और आपस में रब करेंगे। अपनी आंखों पर लगाएंगे। धीरे से आंखें खोलें। सभी को नमस्ते। हमने सैंपलिंग कंप्लीट कर लिया है और आज हम एंट्री कर रहे हैं रिसर्च प्रपोजल के अंदर। मेरी आवाज सभी लोग स्पष्ट सुन पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? आज शायद मुझे लग रहा है थोड़ा सा हो सकती है। ठीक है, थैंक यू जी। ये टॉपिक आज का बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप ऑलमोस्ट सभी लोग एमए के स्टूडेंट हैं और आप एमए के बाद में पीएचडी के लिए इन्वॉल्व होने वाले हैं सभी। कुछ लोग अपने जेआरएफ की वेट कर रहे हैं और जेआरएफ नहीं निकला तो कई लोग ऐसे भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। पीएचडी में जब हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ये कहेंगे कि आप रिसर्च प्रपोजल दिखाएं हमें। इसको साइनोप्सिस भी कहते हैं। ये 4-5 पेज से लेके मैक्सिमम 20 पेज तक हो सकता है। थोड़ा बहुत अप डाउन चल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता ये। क्योंकि जब हम जा रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटी में सीट होगी, वहाँ के ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट में सीट है, एक्सपेरिमेंटल में कोई वैकेंसी निकली है पीएचडी के लिए, वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अगर वो हमारी जो रिसर्च उसमें शूट करती है तो सबसे पहले आपसे बोलेंगे कि जो आपका टॉपिक है आप अपना रिसर्च प्रपोजल हमें दिखाइए। इसका मकसद क्या है रिसर्च प्रपोजल का और इसमें होता क्या है? इसमें ये है कि आप किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, आपका टॉपिक क्या है, उस टॉपिक के लिए आपने क्या क्या प्लानिंग किया है, कैसे कैसे आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, उनका इंट्रो इंट्रो दिया जाता है सिर्फ इसमें। कैसे आप रिसर्च डिजाइन करेंगे, कौन कौन से आपके वेरिएबल्स होंगे, कौन सी सैम्पलिंग मेथड आप यूज करेंगे, डाटा कैसे आप कलेक्ट करेंगे, कौन सी रिसर्च मेथडोलॉजी आप उसमें यूज करेंगे, कैसे आप उस डाटे को एनालाइज करेंगे और कैसे कंक्लूजन निकालेंगे, कैसे उसको जनरलाइज करेंगे। इन सब चीज के बारे में बताया जाता है।
मतलब कि हमने रिसर्च किया नहीं है, लेकिन जो हम रिसर्च करने वाले हैं उसके बारे में सिस्टमेटिक तरीके से लिखित रूप से बताया जाता है। इसको ही रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। कुछ आप जैसे लोगों ने बनाया भी है, मैंने डिमांड किया था ग्रुप में, कई 500 लोगों का आया भी मेरे पास। और बाकी लोगों का मैं समझ गया कि शायद उनको या तो पता नहीं है कैसे बनाते हैं, या फिर उनका तैयार नहीं हुआ, क्योंकि मैंने खुद भी नहीं तैयार किया अभी तक। हाँ, अभी बनाऊंगा कुछ दिनों के बाद। तो आप सभी लोगों को इसका राइट मेथड आना चाहिए। अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना नहीं आया तो आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिल सकता। बहुत रेयर चांस है, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल ही बताएगा कि आपकी क्या नॉलेज है। इंटरव्यू भी बाद में होगा, पहले वैकेंसी निकलेगी, आप वहां पे फॉर्म भरोगे, फिर कुछ दिनों बाद आपके पास मेल आएगी और बोलेंगे कि रिसर्च प्रपोजल भेजिए, यानी कि जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। अगर उन लोगों को आपका रिसर्च प्रपोजल समझ आया, फिर वो आपका इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू जब आप क्लियर करते हैं उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा पीएचडी के लिए। तो यहीं से आप जरूरी समझ लीजिए कि रिसर्च प्रपोजल आपकी पीएचडी के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। तो सब लोगों को रिसर्च प्रपोजल का मेथड, तरीका, राइट पैटर्न, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मेरी स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? अब मैं आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ये रहा रिसर्च प्रपोजल, इसको साइनोप्सिस भी कहते हैं, और हिंदी में इसको अनुसंधान प्रस्ताव कहते हैं। मतलब कि हम किसी संस्था में एक प्रस्ताव दे रहे हैं कि मैं इस चीज पे काम करना चाहता हूं। ध्यान रखिए, थीसिस में और साइनोप्सिस में अंतर होता है। ये बहुत मेजर क्वेश्चन है, थीसिस और साइनोप्सिस। थीसिस तब बनाया जाता है जब हमारी पीएचडी कंप्लीट हो जाती है, या उससे पहले जब हमारी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है। उससे जब उस समय जब हम डिटेल में उन चीज़ों को लिखते हैं कि टाइटल क्या होगा, इंडेक्स क्या होगा, प्राक कथन क्या होगा, अनुमोदन पत्र, मेन चीज, कंक्लूजन, और पूरा डिटेल में। थीसिस आपके 70 80 100 पेजेस से लेकर के एक पूरी मोटी किताब भी हो सकती है 1000 पेज की। थीसिस में गहराई में चीजों को बताया जाता है, लेकिन रिसर्च प्रपोजल में उसी चीज को सिर्फ इंट्रो दिया जाता है, इंट्रो। क्योंकि पीएचडी से हमने तो पीएचडी किया ही नहीं, हम रिसर्च कैसे कर लें। लेकिन जो चीज हम करने वाले हैं, जो चीज मैंने आपको सिखाई है ना, ये इतने दिन से हम रिसर्च की क्लास में सीख रहे हैं, यही चीज आपको सिस्टमेटिकली वहां पे लिखनी है। और इंटरव्यू में यही चीज आपसे पूछेंगे कि आपने स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग लगाया है तो क्यों लगाया है, आप डाटा कैसे कलेक्ट करोगे, कौन सा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। इन चीजों का जब आपका पता होगा ना, इंटरव्यू में वहीं पे क्लियर हो जाएगा। इसीलिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो टॉपिक है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। 5 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, जिस एग्जाम में इस यूनिट में से आएंगे। और पीएचडी के एडमिशन लेने के लिए 50 से 60% क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाएंगे आपसे, इसी टॉपिक से, रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाएंगे आपसे। इसके बिना आपका पीएचडी में सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये यूनिट इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, तभी मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपको दिक्कत ना हो।
तो साइनोप्सिस क्या होता है? साइनोप्सिस इज द जिसका मतलब होता है सार, सार रूप में बताना, ऑफ द प्लान प्रोजेक्ट सबमिटेड फॉर अप्रूवल फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। इसको आप समझ लीजिए कि जो अथॉरिटी है, यानी कि जिस यूनिवर्सिटीज में हम अप्लाई करने वाले हैं या जिसके अंतर्गत हम रिसर्च करने वाले हैं, उस अथॉरिटी को बताया जाता है, उससे अप्रूवल लिया जाता है कि मैं ये काम कर रहा हूं, मुझे आप अथॉरिटी दीजिए। ये आपकी प्लानिंग है कि मैं ब्राह्मणी प्राणायाम के ऊपर वर्क करना चाहता हूं, आप मुझे अथॉरिटी दीजिए ताकि मैं आराम से काम कर सकूं इसके ऊपर। बिना अथॉरिटी के आप काम नहीं कर सकते, आपकी रिसर्च कभी वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, और उस अप्रूवल को लेने के लिए रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चल सकता। इट इज लाइक एन आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब कि बाहर बाहर से इंट्रो दे देना। जैसे हमने पढ़ा था ना, रिसर्च डिजाइन को ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। वहां पे जो मैंने रिसर्च डिजाइन आपको पढ़ाया था कि रिसर्च डिजाइन इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अवर रिसर्च, कि जो हम अनुसंधान कर रहे हैं उसका क्रमबद्ध सिस्टमेटिकली अध्ययन, उसको कहते हैं रिसर्च डिजाइन। और जब उसी सिस्टमेटिक अध्ययन को जब हम रिटर्न में कर देते हैं, आउटलाइनिंग को जब हम अलग अलग पेजेस पे उतार देते हैं उस रिसर्च प्रपोजल प्रोसेस के, तो ये एक्चुअल ब्लूप्रिंट होता है। क्या? रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च डिजाइन इसका एक छोटा पार्ट है, मेन जो ब्लूप्रिंट है वो रिसर्च प्रपोजल होता है, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल पूरा बता देगा आप क्या चीज करना चाहते हो, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल राइटिंग में लिखा हुआ है। जो पीएचडी में आप जहां पे जाओगे वो आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे, इंटरव्यू से पहले रिसर्च प्रपोजल लेंगे। इसका मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है आप क्या टॉपिक करना चाहते हो, आपका जो पेपर होगा, जो साइनोप्सिस आप लिख के दोगे वो अपने आप बता देगा। उसको पढ़ के वो यूनिवर्सिटी वाला समझ जाएगा कि मीनाक्षी जी ये करना चाहती हैं, शालिनी जी ये करना चाहती है, वो आपका जो पेपर होगा वो अपने आप बता देगा। इसलिए मेन ब्लूप्रिंट है ये। अगला पॉइंट क्या है कि इट डिस्क्राइब्स, यानी कि ये वर्णन करता है किसका? व्हाट द रिसर्चर इंटेंड्स टू डू, व्हाई एंड हाउ। इसका मतलब कि जो रिसर्चर है वो डू क्या करना चाहता है, व्हाई क्यों करना चाहता है, हाउ कैसे करना चाहता है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मुझे साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करनी है, तो मैं बताऊंगा कि मुझे क्यों करनी है, इससे क्या होगा, और हाउ मैं क्या क्या मेथड अपनाऊंगा, कौन सी सैंपलिंग मेथड उठाऊंगा, मेरे पेशेंट कौन से होंगे, वेरिएबल्स क्या होंगे, कितना टाइम लगेगा, इन सब चीजों को डिटेल में बताना। और जो सिर्फ आउटलाइनिंग बताई गई हो तो ये डिस्क्राइब करता है कौन? रिसर्च प्रपोजल, साइनोप्सिस, अनुसंधान हिंदी में इसको कहते हैं अनुसंधान प्रस्ताव। आगे क्या बताया गया कि इट प्रोवाइड्स ए रीडर, फंड, प्रोवाइडर्स और रिव्यूज। देखिए, रीडर का मतलब कि जो पढ़ने वाले हैं, या फिर जिस अथॉरिटी से हम पैसे लेने वाले हैं। मान ले कि मुझे एक बहुत बड़ी रिसर्च करनी है और उसमें 1 लाख रुपए लगेंगे। सामान्य रूप से इतने तो नॉर्मल रिसर्च में भी लग जाते हैं, मान लेते हैं कि चलो 10 लाख रुपए मुझे एक रिसर्च में लगेंगे। अब 10 लाख रुपए मैं अपनी जेब से तो नहीं दे सकता, अब मुझे अप्लाई करना पड़ेगा अलग अलग अथॉरिटीज में। जो पर सबसे पहली लाइन मैंने बताई थी ये रहा, अथॉरिटीज में उनसे हम अप्रूवल लेंगे, भैया हम ये चीज काम करना चाहते हैं, आप हमें अप्रूवल दो, हमें फंड दो, हमें पैसे दो ताकि हम अच्छे से काम कर सकें। बिना अथॉरिटी के हम काम नहीं करेंगे, अपनी तरफ से आप कितना पैसा लगाओगे? यानी कि उस फंडिंग को पाने के लिए ये रिसर्च प्रपोजल आपको चाहिए। और दूसरी तरफ से अगर हम देखें, जो इसको पढ़ेगा उसके बारे में
वो जान जाएगा, समरी वो अच्छे से जान जाएगा कि आप एक्चुअल में करना क्या चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, बिना बताए आपके प्रोजेक्ट के बारे में, आपकी साइनोप्सिस के बारे में, आपकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। ये पेपर आपको बता देगा दूसरे पर्सन को, बिना आपके बोले, क्योंकि इसमें आप सिस्टमेटिकली चीजों को लिखोगे, जो चीज आप करना चाहते हो। इट इज रिटन एट द बिगनिंग, ये वाला पॉइंट ध्यान रखेंगे। बिगनिंग, अभी मैंने बताया ना, पीएचडी में जाने से पहले बनाते हैं इसको। और जल्दी से माइक खोल के बताएं, हमने रिसर्च कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में जब हम कंक्लूजन भी आ गया, फिर क्या चीज बनाते हैं, उसका क्या नाम है? रिपोर्ट। वेरी गुड, थीसिस, उसको थीसिस बोलते हैं। और थीसिस एक किताब की बड़ी, जितनी बड़ी भी हो सकती है, 200 500 1000 पेज की भी हो सकती है। और वो जो रिसर्च के बाद में होती है, वो बाद में हमारा पूरा जब काम हो गया, रिसर्च का कंक्लूजन आ गया, उसके बाद में हम अपनी किताब लिखते हैं, उसको बोलते हैं थीसिस। लेकिन रिसर्च प्रपोजल साइनॉप्सिस को पीएचडी से पहले करते हैं। अभी आप लोग भी कर रहे होंगे और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। पीएचडी में जाने से पहले आप सब लोग तैयार कर लोगे। इसका मतलब इसको बिगिनिंग में करते हैं, स्टार्टिंग में। हमने रिसर्च किया नहीं है, करने वाले हैं, पीएचडी में जाके करेंगे ना, तो उससे करने से पहले हम इस चीज को तैयार करेंगे। इसके बाद ही जो रिसर्च है वो स्टार्ट होगी, इसके बिना नहीं हो सकती। इट इज प्रिसाइज इन लेंथ, ध्यान रखेंगे, प्रिसाइज मतलब कि छोटी होती है, कुछ पेजेस की होती है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि 4 से 5 पेजेस की होती है, मैंने बहुत सारे लेक्चर सुने। लेकिन ओवरऑल निष्कर्ष जो निकल के आया कि 4 5 पेज से लेके 20 पेजेस तक भी है, कुछ लोग 30 पेजेस का भी बना लेते हैं। लेकिन इससे ज्यादा पेजेस का नहीं बनाना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि मैक्सिमम 20 पेज बहुत है, इससे ज्यादा मत बनाओ, 20 पेज बहुत है। क्योंकि रिसर्च प्रपोजल में हमें सिर्फ इंट्रो देना है, हमें क्या करना है, डिटेल नहीं बतानी। लेकिन जो थीसिस होगी, थीसिस को हम रिसर्च के एंड में लिखते हैं। वो 200 300 पेज से लेकर के 1000 2000 पेज का भी हो सकता है। थीसिस की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन रिसर्च प्रपोजल की लिमिट है, क्योंकि इसमें सिर्फ मेन मेन चीजें बताई जाती हैं और थीसिस के अंदर डिटेल्ड में हर चीज बताई जाती है। थीसिस को रिसर्च के एंड में करते हैं और रिसर्च प्रपोजल को रिसर्च स्टार्ट होने से पहले करते हैं। रिसर्च प्रपोजल में फ्यूचर प्लानिंग होती है कि हम रिसर्च में क्या क्या करेंगे, और थीसिस में जो हम कर चुके हैं उन्हीं चीजों को लिखा जाता है। तो इन दोनों के अंदर अंतर आप सभी ध्यान रखें, कंफ्यूज मत होना। अब हम पढ़ते हैं कि मेन एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल, कि इसके मेन मेन पॉइंट्स क्या हैं, क्यों हम रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बताया कि अनुसंधान परियोजना, मतलब कि जो रिसर्च प्रोसेस है कि विशिष्ट रूप से आवश्यकता कि क्या लाभ होगा और कौन लाभार्थी होंगे। मतलब कि जो हम रिसर्च करना चाहते हैं, मुझे हिस्टोरिकल करना है, मुझे साइकोलॉजिकल करना है, मुझे क्रॉस सेक्शनल करना है, क्या मुझे करना है, उस चीज के बारे में बताएगा। कौन लाभार्थी, मतलब कि बच्चों के ऊपर करेंगे, महिलाओं के ऊपर करेंगे, वृद्ध लोगों के ऊपर करेंगे, या किसी बीमारी के ऊपर करेंगे, इस चीज के बारे में ये बताएगी हमें। समस्या का कथन, मतलब कि जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम इसमें लिखी जाएगी स्पष्ट, हम इस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं, स्पष्ट लिखा जाएगा। उसका फायदा, उसका महत्व, उसका यूज लिखा जाएगा। साहित्य सर्वेक्षण, मतलब कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसके अंदर बताया जाएगा कि जो मैं चीज कर रहा हूं, मैंने ऐसा और किन किन ग्रंथों में पढ़ा, मेरे से पहले इन इन टॉपिक्स पे कौन कौन काम कर चुके हैं, और कौन कौन सी मेथड आप इसमें यूज करोगे, इन चीज के बारे में इसमें बताया जाएगा। ऐसा हमें डाटा चाहिए।
और वो डाटा हमें कैसे कलेक्ट करना है इसके बारे में एक आउटलाइनिंग हमें इसमें मिल जाएगी। कैसे जो डाटा आएगा उसको एनालाइज करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, यानी कि डाटा कलेक्ट करने के बाद में उसका एनालाइज किया जाता है ना, उसी उसके बाद तो ही कंक्लूजन निकलेगा। अगर हमारी रिसर्च में, जैसे मैंने बताया कि मुझे रिसर्च में 10 लाख रुपए लगेंगे, अब मैं अपनी जेब से तो दे नहीं सकता, तो मैं किसी एनजीओ से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, यूनिवर्सिटी से अप्रूवल कराऊंगा, और वो मेरी सहायता करेंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हो, हम आपका साथ देते हैं, आप करो रिसर्च। तो ये उसमें हमारी मदद करेगा। इसमें टाइम ड्यूरेशन बताया जाएगा कि जो आप रिसर्च करने वाले हो कितने टाइम में वो पूरी हो जाएगी, क्या क्या चीज हमें चाहिएगी, कितना पैसा लगेगा, इस चीज के बारे में इसमें बता दिया जाता है, क्योंकि ये रिसर्च से पहले लिखी जाती है। मतलब कि प्रस्तावों का परिचय, क्या हम करने वाले हैं उसके उसके बारे में इंट्रो दिया जाएगा, और जितनी हमारी अच्छे से अच्छे मेथड्स हम यूज करेंगे उतनी उसकी क्रेडिबिलिटी यानी कि उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। आगे हम पढ़ते हैं कि पर्पज ऑफ राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल। पर्पज का मतलब कि उद्देश्य क्या है, जो हम रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं उसका मेन पर्पज क्या है। सबसे पहला पर्पज तो हमने बता दिया, अपने चीज को सिस्टमेटिकली एक जगह पे लिखना, बिल्कुल सिंपल। और पीएचडी में इन्वॉल्व होने के लिए, हमारे पास पैसे की अथॉरिटी लेने के लिए, किसी और से फंडिंग लेने के लिए, और भी इसके अलावा और भी बहुत चीजें हम एक एक करके पढ़ते हैं। क्या लिखा है, टू गेट इथिकल क्लियरेंस, मतलब कि क्या होता है इथिकल क्लियरेंस, कि हम खुद करेंगे इस काम को, किसी की कॉपी पेस्ट नहीं मारेंगे, स्पष्ट शब्दों में अपनी जो हम चीज हम करने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे। और क्या है, फॉर फॉर्मल रजिस्ट्रेशन टू यूनिवर्सिटीज, यानी कि यहाँ पे लिख रहे हैं मैंने एग्जाम्पल फॉर पीएचडी, अभी आप सभी लोग पीएचडी में इन्वॉल्व होने के लिए जाएंगे, तो इसलिए आपको रिसर्च प्रपोजल चाहिए, तो उसमें ये आपकी मदद करेगा, उसके बिना आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। और पीयर रिव्यू, मतलब कि कई बार क्या होता है ना, कोई रिसर्च दो तीन लोग मिलकर करते हैं, कि मैं अकेला रिसर्च कर रहा हूँ, नहीं मेरे साथ भावना जी भी कर रही हैं, कुंदन जी भी कर रहे हैं, मोहित जी भी कर रहे हैं, कि हम तीन चार लोग मिलके एक रिसर्च को कर रहे हैं, उसके बारे में जो जो मेरा साथ दे रहा है उन लोगों के नाम भी लिखे जाएंगे। अब मैं अकेला कर रहा हूं तो मेरा अकेले का नाम आएगा। फॉर टेकिंग फाइनेंशियली असिस्टेंस फ्रॉम फंडिंग एजेंसी, अगर आपको पैसे ज्यादा आवश्यकता चाहिए तो आप उस पैसे का इंतजाम कैसे करोगे, नहीं तो आपके आने वाले टाइम में आपने रिसर्च तो स्टार्ट कर दिया और पैसे की कमी की वजह से रिसर्च रोक दिया, तो वो दिक्कत ना आए, इसलिए ये चीज पहले ही प्लान कर ली जाती है कि इतने पैसे लगेंगे और ये पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा, ताकि हमारी रिसर्च आराम से हो। आगे क्या बताया कि टू प्रोवाइड ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रपोज रिसर्च और प्रोजेक्ट, मतलब कि कंप्लीट सिस्टमेटिकली प्लानिंग है, डिटेल्ड अच्छे से बताई गई है, बहुत ज्यादा डिटेल हम नहीं करेंगे, ओवरव्यू दिया जाता है इसके अंदर, ओवरव्यू दिया जाता है, ज्यादा डिटेल तो थीसिस में दी जाती है, कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो रिसर्च है, जो रिसर्च का जो प्रोजेक्ट मिला हुआ है उसमें हम क्या क्या करेंगे उसके बारे में ओवरव्यू दिया जाता है, किसमें, रिसर्च प्रपोजल में। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ, मुझे कौन बताएगा, हाथ उठाओ, रिसर्च प्रपोजल के बारे में। संतोषी जी, संतोषी जी बताओ। जी सर। सर ये सबसे पहले तो ये अपना एडमिशन से पहले प्रस्तावना दिया जाता है, पीएचडी करने से पहले, रिसर्च करने से पहले। और जिसमें अपना पूरा रिसर्च कैसे करना है, कौन सी विधि का उपयोग करना है, हम डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, ये सब चीज उसमें वर्णन होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में रहता है ये। और
और ये मेन ब्लू प्रिंट बोला जाता है, इसको कह सकते हैं हम। वेरी गुड। और इसमें वर्णन ये किया जाता है हम कैसे, क्या और क्यों कर रहे हैं, इसका भी वर्णन होता है उसमें, प्रस्तावना में। और क्या हो सकता है, और बस सर इतना ही याद आ रहा है। और ठीक ये है। 4 से 5 पेज और 20 पेज तक लिख सकते हैं, उससे मोना ज्यादा चतुर्वेदी जी मुझे बताएं। बहुत बढ़िया संतोषी जी, बहुत अच्छा आपने बताया। जो पॉइंट नहीं। छूट गए हैं मोना जी, आप बाकी पॉइंट्स कवर कीजिए। जी भैया, जब हम लास्ट में जब हमारी ये कंप्लीट हो जाती है तो उसे थीसिस बोलते हैं, जो बन जाती है। जो हम स्टार्टिंग के पेजेस जो लगाते हैं उसमें पूरा रिसर्च हो जाने के बाद, और इसके अंतर्गत जो हम चीजें लिखते हैं वो क्रमबद्ध तरीके से हमारी होती हैं। और जो चीजें होती है हमारे स्पष्ट शब्दों में होती है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान घूम जाए, पूरी चीजें क्लियर होनी चाहिए। और जो साहित्य का सर्वेक्षण होता है, मतलब जो आपने जहां जहां से चीजें ली है, जो जो चीजें पढ़ी है, वो आपको अच्छी तरीके से उसमें स्पष्ट लिखनी पड़ती है। और उसमें जो प्लान, मतलब जो पैसे हैं वो आपके पहले से ही उसमें वो जब प्रस्तावना हम बनाओगे तो उसी में आपको पता चल जाता है कि कितना पैसा लगेगा, कितनी अवधि समय होगा, और कितने समय में आपको ये जमा करनी है, और डाटा कैसे कलेक्ट करना है, इसका विश्लेषण कैसे करना है, ये सब चीजें आप उसी के अंदर बनाओगे। और इसकी लिमिट आपने बताई है 20 पेज कम से कम, और आपने उसके पहले बताई 4 से 8 पेज भी और 30 पेज भी, हम कम से कम 20 बनाना चाहिए। और जो हमारी थीसिस बनती है वो मोटी बनती है, जितना हमारा मैटर होता है 300 400 1000 पेज जैसा हमारा टॉपिक होता है। बहुत बढ़िया, अच्छा बताया। लेकिन 20 मैक्सिमम बताया था मोना जी मैंने, मिनिमम नहीं बताया था। मिनिमम 5 पेज का भी हो सकता है, हाँ? हाँ सॉरी, आपने मैक्सिमम बताया था, सॉरी। मैक्सिमम 20, मैक्सिमम 30 से ऊपर नहीं बनाना चाहिए, फिर वो बेकार है, उसको बोलते हैं कि अच्छी प्रपोजल नहीं है। मैक्सिमम 20 का ही बनाना, आप भी अगर फ्यूचर में बनाओ तो, हाँ? जी भैया, सॉरी। सर भैया मैं जी कोई बोलूँ? बात नहीं। एक क्वेश्चन है भैया। जी पूनम मैम बताइए। सर जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि मुझे घर बनाना है, मेरा सब्जेक्ट है घर बनाना। तो फिर मैं सोचूंगी जगह कहाँ है। मैं आपको बता रही हूँ उसके बारे में कि मैं ऐसा घर बनाने वाली हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ। आप यूनिवर्सिटी हो तो मैं आपको बता रही हूँ मेरी जगह इधर है, इतनी है, मैं यहाँ से मटेरियल लाऊंगी, मैं इतना खर्चा करूंगी। वो पैसे मैं कहाँ से लूंगी? मेरे पास है या मैं लोन लूंगी? अभी घर है तो फंड्स नहीं होंगे, लोन होंगे। तो मैं लोन लूंगी। मैं कितने दिन में वो घर का काम पूरा करूंगी? ये काम पूरा करने के लिए मुझे किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी? मुझे कितने लोग हैं जो मेरा साथ देंगे? और फिर मैं ये काम कैसे पूरा करूंगी? इन जनरल जैसे मैं आपको सब बता रही हूँ मेरे घर के बारे में, वैसे ही हम यूनिवर्सिटी को बताएंगे हमारे रिसर्च के बारे में। वेरी गुड। और लिखित रूप में बताएंगे, ये भी हाँ, बहुत लिखित मेजर रूप पॉइंट। में। बोल के नहीं, लिखित रूप में प्रमाणित तरीके से बताएंगे। अगर वो आपकी बातों से सेटिस्फाई हुए तभी वो आपको परमिशन देंगे, अदरवाइज आपको परमिशन नहीं मिलेगी रिसर्च के। इस चीज का भी जी ध्यान जी। रख लेना। इसलिए आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत अच्छे से होना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, वो हिंदी में बनाओ, इंग्लिश में बनाओ, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपने उसको कैसे सिस्टमेटिकली अरेंज किया है, वो मायने रखता है। और ग्रामर का भी ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि अगर हम ग्रामर मिस्टेक करेंगे तो सामने वाले बोलेंगे इसको ग्रामर का ही नहीं पता, इसको वर्ब से ही नहीं पता, तो क्या ये रिसर्च करेगा? तो इन छोटी छोटी चीजों का, ये तो कॉमन सेंस है, इन चीजों का तो आप अपने आप से ध्यान रखेंगे। इसलिए आप रिसर्च प्रपोजल बनाओ तो उसको अपने 2-3 साथियों को जो विश्वसनीय हो आपके, उनसे शेयर करो। और हर किसी को ना बताएं, क्योंकि कई बार लोग इसका गलत फायदा भी उठा लेते हैं। इसीलिए कल मैंने ग्रुप में ये मैसेज किया था कि बिना आपकी परमिशन के वो मैं किसी को शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि नहीं तो आपने मेहनत किया और किसी और ने बनी बनाई मेहनत पे फायदा उठा लिया। वो वर्ड्स मैंने इसीलिए डाले थे, क्योंकि हर किसी को रिसर्च प्रपोजल नहीं देना चाहिए अपना। हाँ मीनाक्षी जी कुछ कहना चाह रहे हो आप? सर एक कंफ्यूजन है, मेरा एक डाउट है कि एब्स्ट्रैक्ट और सिनॉप्सिस में डिफरेंस है क्या? एब्स्ट्रैक्ट और सिनॉप्सिस। एब्स्ट्रैक्ट एक बार मुझे देखना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? मुझे जैसे लगता है कि जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट, हम हाँ।
रिसर्च पेपर देते हैं कहीं प्रेजेंट करने के लिए, तो उसके पहले वो हमसे पूछते हैं एब्स्ट्रैक्ट देने के लिए, तो कहीं कहीं पर वो लोग उनको सिनॉप्सिस भी बोलते हैं। तो जब हम रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना होता है हमें, तो हम एब्स्ट्रैक्ट देते हैं। वो सिनॉप्सिस जैसा ही है फिर डिफरेंट है, तो मुझे जानना मुझे था। लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि जब मैं कल पॉइंट बना रहा था वहां पे पॉइंट आया था, एब्स्ट्रैक्ट वहां पे इसके अंतर्गत ही है। एंड में जो हम ज्यादा डिटेल में मैं आपको कल बता दूंगा, लेकिन सर जहां तक सर मुझे मैं याद आ रहे हैं। तो मैंने डिसर्टेशन भी बनाया था, तो पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं हम, मैंने बनाया तो था वो सर confuse एब्स्ट्रैक्ट। बताइए हेलो निशा जी, क्या होता है? सर, जो हमारी रिसर्च होती है या रिसर्च पेपर जो हम लिखते हैं, उसका सारांश होता है। पूरी रिसर्च का, रिसर्च पेपर का एक सारांश होता है, समरी होती है एब्स्ट्रैक्ट सर। तो इनका डाउट तो क्लियर नहीं हुआ, तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ? सारांश तो रिसर्च प्रपोजल भी होता है। यस सर, सेम चीज है कि दोनों समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने ठीक जो है। मैंने डिसर्टेशन बनाया उसमें भी एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, और सिनॉप्सिस भी जब मैं रिसर्च पेपर के लिए जब दे दी तो उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट सिनॉप्सिस दोनों बोला था। तो दोनों एक ठीक ही है, है या फिर डिफरेंट है, वो जान। चलिए आपको इसका आंसर कल हम मिल जाएंगे। राजेश सर आ गए हैं। राजेश सर मुझे 10 मिनट और दे दीजिए आप ना, आज थोड़ा लेट हो गया था मैं क्लास में। अब मैं थोड़ा सा पॉइंट का इंट्रो दे देता हूँ, उसके बाद में राजेश सर आपको प्रैक्टिकली, क्योंकि इन्होंने काम किया है तो मैं चाहूंगा कि खुद ही बताएं इन्होंने किस तरीके से उसको बनाया है। तो अभी मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। तो जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा, आप इन्हीं पॉइंट्स को जब राजेश जी आपको प्रेजेंट करके बताएंगे तो आप इन्हीं पॉइंट्स को उसमें अंदर ढूंढना कि कई जो पॉइंट मैंने बताया कि सारे पॉइंट उनके अंदर हैं या नहीं है, क्या कमी रह गई है या क्या और ऐड होना चाहिए, क्या चीज छूट गई है, इन चीजों का आप देखना वहां पे फिर है? उसी चीज का प्रैक्टिकल रूप के लिए मैंने राजेश जी को इसलिए बुलाया है। तो सबसे पहले टाइटल दिया जाता है कि जो बाहर उसमें लिखा जाता है कि क्या होगा, उस पे क्या होगा, फ्रंट पेज पे क्या लिखना चाहिए। बोल्ड वर्ड में हमने लिखना है कि जो हम रिसर्च करेंगे उसका टाइटल दिया जाएगा, या जिस इंस्टीट्यूट के अंतर्गत हम कर रहे हैं। जैसे कि मैं अपने एलबीएस यूनिवर्सिटी का नाम लिखूंगा अगर यूनिवर्सिटी मुझे ऑथराइज करती है, तो मेरे गाइड जो होंगे, रिसर्चर जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों का मैं नाम लिखूंगा। इसमें किसके अंतर्गत हम काम कर रहे हैं, कौन से इंस्टीट्यूट के अंतर्गत कर रहे हैं, ये सारी चीज हम टाइटल के अंदर लिखते हैं। जरूरत पड़ती है तो लोगो भी लगा दिया जाता है। आगे इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इंट्रोडक्शन में मेन क्या होती है, भूमिका प्रस्तावना, कि मतलब कि मेन मेन पॉइंट्स जो होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। बैकग्राउंड के बारे में, मतलब कि उसको थोड़ा सा गहराई उसकी बता दी जाती है कि जिस चीज पे आप काम करना चाहते हो। इमरजेंस ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब कि जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम कैसे उत्पन्न हुई। जैसे कि आपने मानसिक रोग के ऊपर प्राणायाम का इफेक्ट आप देखना चाहते हो, तो आपने क्या देखा, क्यों आपने ये रिसर्च चुनी, कैसे आपके मन में ये चीज आया कि मुझे मानसिक रोग के ऊपर काम करना चाहिए। आप बताओगे कि मैंने देखा कि मेरे फैमिली में या फिर अपने स्टेट के अंदर स्कूल में बच्चे इससे बड़े परेशान हो रहे हैं, यानी कि मेन मेन चीज की उसकी वजह से मैंने ठाना कि हाँ ऐसे कुछ हो सकता है, मैं इस चीज में काम कर सकती हूँ, मैंने रिजल्ट भी देखे हैं, इसी वजह से मैंने ये प्रॉब्लम लिया है। जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, जस्टिफाई करना, मतलब कि उसको अच्छे से बता देना कि मैंने ये टॉपिक क्यों लिया है, क्लियर वर्डों में, इससे ये रिजल्ट आएगा, इसके बारे में पॉइंट इसके अंदर बताया जाता है। राइटेचर ऑफ रिव्यू, मतलब कि इससे पहले आपने कहाँ से पढ़ा, कौन से ग्रंथ में पढ़ा। आप योग में पढ़ रहे तो गैरन संहिता में वर्णन है, त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में वर्णन है, कहाँ पे इसका वर्णन है, और इसके अलावा कौन कौन से रिसर्चर इस पे काम कर चुके हैं। मेन मेन इंट्रो, क्या इंडिया में कितनी स्टडी हुई है, बाहर कितनी स्टडी हुई है, इन चीज के बारे में भी उसके अंदर मेन मेन इंट्रो दिया जाता है। बहुत ज्यादा गहराई नहीं बताई जाती इसमें, लगभग 8 से 10 रिव्यू काफी होते हैं। ध्यान रखना 8 से 10 बहुत होते हैं। और जब हम थीसिस लिखेंगे उसमें तो 40, 50, 100 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा थोड़ा लिखते हैं मेन मेन चीजें। रिसर्च क्वेश्चंस, मतलब कि जो हमारी प्रॉब्लम है जो क्वेश्चन रूप में हमारे सामने आई है, उस चीज के बारे में यहाँ पे इसमें बता दिया जाता है।
स्टेटमेंट, एक तो टाइटल, टाइटल मैंने सिंपल सा लिख दिया कि प्राणायाम का प्रभाव मानसिक रोगों पर। अब उसी चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। टाइटल छोटा होता है और स्टेटमेंट उसको थोड़ा सा बड़ा रूप होता है। उसी चीज को थोड़ी सी व्याख्या, ज्यादा बड़ा नहीं करना है लेकिन हल्का सा बताया जाता है कि उस टॉपिक के बारे में ये चीज है उसके अंदर, इसको स्टेटमेंट कहते हैं। तो बताया था ना मैंने, स्टेटमेंट हमें एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था एक बार, स्टेटमेंट कैसा होता है। स्टेटमेंट एक कथनात्मक रूप में होता है, स्टेटमेंट फॉर्म में, ठीक है। और जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है वो हमेशा क्वेश्चनिंग फॉर्म में होती है। ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब कि जो ये प्रॉब्लम्स हैं इसमें हमारी, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, और इसमें हम कौन से वेरिएबल इसमें लिए गए हैं, इस चीज के बारे में इसके अंदर बताया जाता है कि हम इस रिसर्च से क्या चीज शो करना चाहते हैं, हमारा मेन उद्देश्य क्या है। कि मुझे मानसिक रोगों को ठीक करना है मेरा उद्देश्य है, यादाशक्ति को बढ़ाना है मेरा उद्देश्य है, थायराइड हार्मोन को यूटिलाइज करना है मेरा उद्देश्य। क्या है आपका उद्देश्य, क्यों रिसर्च करना चाहते हो, उसके बारे में बताया ना। हाइपोथेसिस, कि जो आपका उद्देश्य बनाया गया उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपने क्या क्या हाइपोथेसिस की है, उसका मेन इंट्रो यहाँ पे दिया जाता है। मेथडोलॉजी का मतलब होता है कंप्लीट प्रोसेस, और रिसर्च मेथड का मतलब होता है एक प्रॉपर मेथड, दोनों के अंदर अंतर है। मेथडोलॉजी कंप्लीट मेथड है शुरू से एंड तक का, और रिसर्च मेथड एक पर्टिकुलर मेथड का नाम है। जैसे कि पर्टिकुलर मेथड, जैसे कि हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, पर्टिकुलर एक मेथड का नाम है। लेकिन उस चीज को हम कैसे प्राप्त करेंगे शुरू से एंड तक, कौन सा सर्वे मेथड यूज किया जाएगा, कौन कौन से वेरिएबल्स यूज किए जाएंगे, उसको डिटेल में लिखना, उसको मेथडोलॉजी कहते हैं। प्रपोज प्रोसीड्यूर ऑफ द रिसर्च, इसका मतलब क्या है, रिसर्च को कंडक्ट करने का मतलब कि आप किस तरीके से शुरू से लेके एंड तक, कंप्लीट प्रोसेस स्टार्टिंग टू एंड, उसके बारे में बताना। इस यहाँ पर कौन कौन से टूल्स आप उसमें यूज करोगे, मतलब कि आपको बीपी के आप ऊपर कर रहे हो तो बीपी का आपको बीपी वाला इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, डायबिटीज करे तो डायबिटीज को शुगर नापने की मशीन आपके पास होनी चाहिए। मतलब कि कौन कौन से टूल्स आपके पास होंगे, कौन कौन से नीड है आपको, उन चीजों के बारे में बताना। कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे, इंडिपेंडेंट क्या होगा, डिपेंडेंट क्या होगा, एक्सटर्नस क्या होगा, इंटरवेनिंग क्या होगा, उन वेरिएबल्स के बारे में बताना। सैंपल एंड सैम्पलिंग टेक्निक, ये जो मैंने कल आपको पढ़ा ही रहे थे। सैंपल मतलब कि आप कौन से सैंपल लोगे, और सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी टेक्निक यूज करोगे, प्रोबेबिलिटी करोगे नॉन प्रोबेबिलिटी करोगे, प्रोबेबिलिटी में कौन सा यूज करोगे, सिंपल रैंडम करोगे, स्ट्रेटिफाइड करोगे, एरिया करोगे, नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या करोगे, कोटा करोगे, पर्पसिव करोगे, डायमेंशनल करोगे, क्या करोगे, उस चीज के बारे में बताना। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब कि जो हम, अगर हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है तो उसमें पता है कि उसके अंदर दो ग्रुप बनाए जाते हैं, एक कंट्रोल्ड ग्रुप और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को में हम क्या कैसे कैसे चेंज करेंगे, कंट्रोल्ड ग्रुप को हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, उस चीज के बारे में डिजाइन करना। डिलिमिनेशन, इसके बारे में क्या होता है कि वो कहाँ कहाँ यूजफुल होगी। जैसे कि मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ उसका बेनिफिट सिर्फ स्कूल के बच्चों को होगा, अच्छा स्कूल के बच्चों को भी सिर्फ हरियाणा के बच्चों को होगा, अच्छा क्या वो दिल्ली के बच्चों को भी होगा, अच्छा क्या वो पूरे इंडिया को बच्चों को होगा, क्या पूरे वर्ल्ड के बच्चों को होगा, इसके बारे में जस्टिफाई करना, अच्छे तरीके से बताना इज डिलिमिनेशन। सिग्निफिकेंसी ऑफ द स्टडी, इसका मतलब क्या है, मेन दोबारा से यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी स्टडी का मेन पर्पज क्या है, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, इसके बारे में सिग्निफाई करना, अच्छे से बताना। रेफरेंसेस, मतलब कि
किन किन बुक से आपने ये चीज डाटा उठाया है जो आपकी हेल्पफुल रही है, जहां से आपने देखा है कि आंखों की बीमारी कैसे ठीक होगी, अच्छा त्राटक से ठीक होगी, अच्छा ये कहाँ पे लिखा हुआ है भैया, हठ प्रयोग पर दीपिका में लिखा हुआ है, तो उस बुक का रेफरेंस दो, उसमें भी किस चैप्टर के किस श्लोक के अंदर दिया गया है। अच्छा, या फिर कोई जर्नल के अंदर पढ़ा है आपने, आर्टिकल पढ़ा है, कोई मैगजीन पढ़ा है, न्यूज़पेपर पढ़ा है, कोई डाटा पढ़ा है, गूगल स्कॉलर वेबसाइट पे जाके आपने लिया है, वो रेफरेंसेस जहां पर भी हो उन चीजों के बारे में यहाँ पे लिखना। अब ये लास्ट में एक ओवरऑल दे रहा हूँ इन्हीं चीजों का जो मैंने वहां पे अभी ऊपर आप लोगों को बताया। टाइटल लिखना, इंट्रोडक्शन देना, बैकग्राउंड उसके बारे में पीछे से बताना, इमरजेंस ऑफ द प्रॉब्लम, आपकी समस्या कैसे उत्पन्न हुई, जस्टिफिकेशन कि उसको जस्टिफाई करना कि यही प्रॉब्लम हमने क्यों लिया, लाइटरेचर उसका रेफरेंसेस देना, रिसर्च क्वेश्चन कैसे आपके अंदर ये क्वेश्चन डेवलप हुआ, स्टेटमेंट उसके बारे में अच्छे से बताना, अपनी प्रॉब्लम के बारे में कैसे इसको आप सॉल्यूशन दोगे, ऑपरेशनल डेफिनेशन कैसे वो ठीक होगा, एम्स आपका उद्देश्य क्या है, हाइपोथेसिस आपने क्या क्या पूर्व कल्पनाएं की हैं कि आप इस तरीके से रिसर्च करोगे, मेथोडोलॉजी कंप्लीट बताना, प्रपोज्ड प्रोसीड्यूर ऑफ द रिसर्च, टूल ऑफ द रिसर्च, ठीक है। इन चीजों को आप एक एक करके, ये थोड़ी सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में हल्की सी नजर निकाल लें, पेपर में सीक्वेंस कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आपको कुछ कुछ आइडिया होना चाहिए कि किसके बाद क्या चीज आएगी। तो ये होता है रिसर्च प्रपोजल। और अंत में मैं आपको एक बार दोबारा से साइनोप्सिस और थीसिस के बारे में एक आइडिया दे देता हूं, उसके बाद में राजेश सर आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि साइनोप्सिस क्या होता है, ठीक है। तो लास्ट पेज में आपको पढ़ा देता हूं कि साइनोप्सिस और थीसिस लगता एक जैसा है लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अभी मैंने बताया था कि ए ब्रीफ समरी ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, मतलब कि छोटा सार है, छोटे रूप में बताना, लेकिन ये क्या है, लंबा सार है, डिटेल फाइनल प्रोडक्ट है, इसको रिसर्च के बाद में किया जाता है, इसकी 100 200 500 1000 पेज की भी बन सकते हैं, लेकिन ये 4-5 से लेके 10-20 मैक्सिमम 25-30 तक का ही होता है साइनोप्सिस, इससे बड़ा नहीं होता। इसकी लेंथ बहुत छोटी होती है लेकिन इसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है। इसमें सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स को कवर किया जाता है, इसमें सारे पॉइंट्स की डिटेल्स बताई जाती है थीसिस के अंदर। इट इज ए काइंड ऑफ प्रपोजल, मतलब कि हम कहीं पे अनुमति लेने जा रहे हैं उसके बारे में बताया जाता है यहाँ पे, और ये फाइनल रिपोर्ट है, हम रिसर्च कर चुके हैं, उस रिसर्च का कंक्लूजन थीसिस के अंदर बताया जाता है। इसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि रिसर्च क्या, क्यों और कैसे करने वाला है, और इसके अंदर बताया जाता है कि जो मैंने रिसर्च किया है उसकी फाइंडिंग्स, मतलब कि उसका रिजल्ट क्या आया है, मैंने कैसे उस रिसर्च को किया है, इस चीज के बारे में थीसिस में बताया जाता है। इसको बिगिनिंग में लिखते हैं, जैसे आप लोग अभी लिख रहे होंगे, पीएचडी में इन्वॉल्व होने से पहले इसको लिखा जाता है, या कोई नई रिसर्च आप शुरू कर रहे हैं उसके स्टार्टिंग में हम बिगिनिंग में इसको लिखते हैं, लेकिन थीसिस को प्रोजेक्ट के एंड में कंप्लीट हो जाने के बाद में थीसिस को लिखा जाता है। फाइंडिंग आर नॉट इंक्लूड, क्योंकि अभी हमने रिसर्च किया ही नहीं तो फाइंडिंग्स कैसे हो जाएंगी, हाँ, लेकिन फाइंडिंग ये होनी चाहिए, इस तरीके से हम उसमें पहले से भविष्यवाणी करते हैं, ये ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन इसमें फाइंडिंग और कंक्लूजन क्योंकि रिसर्च हम कर चुके हैं तो इसलिए उसके बारे में इसमें बताया जाता है। तो ये साइनोप्सिस और थीसिस के अंदर डिफरेंस हो गया, ठीक है जी। अब इन मेन मेन पॉइंट्स में से किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए, फिर आगे आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि कैसे रिसर्च प्रपोजल होता है, ठीक है। राजेश सर आप तैयार हैं, आप प्रेजेंट करेंगे या फिर मैं प्रेजेंट करूं आपकी जगह पर? राहुल मुझे स्क्रीन शेयर करने की इजाजत दे दो, परमिशन दो। आप परमिशन है, आप स्क्रीन शेयर करो अपनी साइड से, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी हाँ जी, आप स्टार्ट कीजिए।
थोड़ा अपने उसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि आपकी रिसर्च है, आप ज्यादा अच्छे से बता पाओगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में। और उसके जी बाद सर। में आप थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे दीजिए सभी को। थैंक यू ये सो सर, मच। मैं आपके जैसा स्टूडेंट हूँ। मैंने राहुल सर की क्लासेस अटेंड करके लास्ट ईयर में नेट क्वालिफाई किया है, आप सबको बता दूं। और राहुल सर मेरे टीचर रहे हैं अब तक। और मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, आप लोग भी सब नेट क्वालिफाई करें, थोड़ी ईमानदारी से पढ़ेगी केवल। अच्छा, जो सिनॉप्सिस की हम आज बात करें, सिनॉप्सिस होता है एक पहला कागज जिसपे आप लिखते हैं कि मुझे क्या करना है, और यूनिवर्सिटी को ये प्रेजेंट किया जाता है, और यूनिवर्सिटी की टीम बैठती है तो आपसे इसके बारे में प्रश्न पूछती है, और आपको अपने सिनॉप्सिस को डिफेंड करना होता है कि क्यों करना चाहता हूं इसको। यूनिवर्सिटी के सारे बड़े बड़े टीचर्स और जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड एक्सपर्ट इस कमेटी के मेंबर होते हैं। वो आपके सिनॉप्सिस के बेस पे आपसे प्रश्न करते हैं, आपसे बहुत जिज्ञासा होती है उस समय आप सर इसको क्यों आपकी करना चाहते वॉइस ब्रेक हो रही है। आपकी हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है सर। अच्छा, राहुल बेटर। या मैं प्रेजेंट कर दूं, उससे थोड़ा डाटा कम लगेगा आपका, या आप देखो अगर आपके पास दूसरा नेटवर्क हो तो उसको कनेक्ट कर लीजिए। मैं एक हाँ सेकंड जी, दूसरा। जी जी, थैंक यू सो मच सर। राहुल सर बेटर है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, प्लीज सर ओके, कंटिन्यू। आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्ट फॉर्मेट है, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। आपका पहला पेज सिनॉप्सिस का ऐसा ही बनेगा। ये गाइडलाइन यूजीसी की होती है, केवल यहां पर यूनिवर्सिटी का लोगो है अगर आप देख पा रहे हैं तो। अदरवाइज पूरा पेपर ऐसे ही बनेगा हर एक का। इसके बाद में एक पेज डिक्लेरेशन का आता है, वो यूनिवर्सिटी का डिक्लेरेशन आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा। आप वहां डिक्लेरेशन देंगे कि आपका अपना प्रोजेक्ट है, आप स्वयं इसको कर रहे हैं। उसके बाद में कंटेंट का पेज आता है, जिसमें अभी अभी आपने राहुल सर ने आपको बताया था कि कंटेंट में क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद में इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ्स होते हैं, और फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम होता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में आप मेंशन कर देंगे क्या प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। फिर लिटरेचर रिव्यू में एंशियंट लिटरेचर रिव्यू और मॉडर्न लिटरेचर रिव्यू। एंशियंट लिटरेचर रिव्यू में हम पुराने जो हमारी स्क्रिप्चर है उसका हवाला देकर के उसकी डिटेल्स निकाल के देते हैं, और मॉडर्न लिटरेचर रिव्यू में जो आज हमारे उस सब्जेक्ट में काम हुए हैं उसके बारे में बताया जाता है। फिर आता है एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। एम हमेशा याद रखिएगा केवल एक होता है। एम हमेशा याद रखिएगा केवल एक होता है, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हो सकते हैं। इसी तरह से हाइपोथेसिस हम डिसाइड करते हैं। आपको क्लास में पढ़ाया गया था नल हाइपोथेसिस क्या होता है। आपको नल हाइपोथेसिस डिफाइन करके उसको नलीफाई करना है, उसको कैंसिल करना है। जैसे मैंने बनाया कि योगा करने से कोरोना नहीं होगा, तो मेरा नल हाइपोथेसिस बनेगा कि योगा का इफेक्ट कोरोना पे बिल्कुल नहीं है, और मुझे उसको नलीफाई करना पड़ेगा, तो मेरी थीसिस कामयाब हो जाएगी। फिर मेथोडोलॉजी में आती है स्टडी डिजाइन, फिर पॉपुलेशन और सैंपलिंग, जिसको अभी अभी राहुल सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको टाइम फ्रेम लिखना होता है कि आप कितने समय में इसको पूरा करेंगे, और समय का ब्रेकअप देना होता है कि समय किसी के हिसाब से कितने दिन में आप ये करेंगे, कितने दिन में वो करेंगे, उसका पूरा ब्रेकअप दिया जाता है। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ स्टडी आती है। लिमिटेशन ऑफ स्टडी में आप अपने स्टडी में इसके बाद क्या स्कोप बाकी छोड़ेंगे, उसके ऊपर काम होता है। जैसे आपने लिया प्राणायाम और आसना, तो आप इसमें बंद और मुद्रा कहेंगे कि मैंने आसन प्राणायाम पे काम किया है, परंतु आगे के रिसर्चर्स जो हैं वो बंद और मुद्रा पे काम करके इसमें और काम कर सकते हैं। ये लिमिटेशन ऑफ माई स्टडी हो गया। स्कोप ऑफ स्टडी के अंदर जो मैंने वेरिएबल लिए हैं मैं उनका मेंशन करूंगा। उसके बाद में रिजल्ट्स आते हैं, जो कि अभी नहीं आएंगे जब आप रिसर्च पूरी कर लेंगे। जब आप इसको डिफेंड करेंगे आपको परमिशन मिलेगी, वहां से एक लेटर मिलेगा आपको साइन किया हुआ यूनिवर्सिटी से कि हम आपको परमिशन दे रहे हैं इस पे काम करने की। उसके बाद आप काम करेंगे, फिर रिजल्ट्स निकलेंगे। उसके बाद में क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन एनालिसिस होता है उसका, फिर उसका डिस्कशन, उसकी समरी, और फाइनली कंक्लूजन। मैं एक पेज और आपको दिखाना चाहता हूं इसके बाद। ये है, देखिए, ये सब वर्ड में मैंने किए हैं। एनेक्सियर्स में आपके सारे जो भी आपने टूल यूज किए, अभी राहुल सर ने टूल्स के बारे में बताया था आपको। टूल्स के अंदर आपके सारे के सारे क्वेश्चनर आएंगे, सारे के सारे वो इंस्ट्रूमेंट आएंगे, बीपी की मशीन, थर्मामीटर या ब्रीदोमीटर या स्पायरोमीटर या ऑक्सीमीटर, जो भी आप लेते हैं उस सबका मेंशन आपको यहां करना पड़ेगा। उसके बाद में आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन बेस्ड होता है समरी के ऊपर, समरी बेस्ड होती है डिस्कशन के ऊपर, डिस्कशन बेस्ड होता है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के ऊपर,
क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ब्लेड होते हैं जो आपके रिजल्ट आएंगे उसके ऊपर, और आपके रिजल्ट बेस होंगे, क्योंकि इनमें तो कभी काम हुआ नहीं ना, काम तो तब होगा जब आपको परमिशन मिलेगी। तो रिजल्ट्स बेस्ड होते हैं, जो आप स्कोप ऑफ स्टडी में आप रिजल्ट आप डाटा इकट्ठा करेंगे। अब लिमिटेशन इसमें स्कोप ऑफ स्टडी के अंदर मैंने लिया है कि देयर इज इनफ स्कोप एज इट इज अ बर्निंग टॉपिक। मेरा टॉपिक है योगा, यौगिक प्रैक्टिसेस का असर कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स के ऊपर। तो मैं जो लोग कोविड पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं उनको आसन, प्राणायाम और जो भी मैं एक्सरसाइज देना चाहूंगा वो दूंगा, और उनका प्री और पोस्ट डाटा इकट्ठा करूंगा। पहले उनका पैरामीटर्स क्या थे, बाद में उनके पैरामीटर्स क्या थे, और उन पैरामीटर के टोटल के ऊपर उसकी स्कोरिंग होगी, स्कोरिंग के बाद उसका एनालिसिस होगा, एनालिसिस का हम प्रूव करेंगे कि पहले उनका ये था और जो हमने थेरेपी दी उसके बाद में उनका स्कोर ये आया। इससे हमारा जो हाइपोथेसिस है वो प्रूव होगा। इसी में लिमिटेशन में स्टडी में एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, इंक्लूजन क्राइटेरिया और बाकी डिटेल्स आती हैं। टाइम फ्रेम जैसे मैंने आपको बताया, टाइम फ्रेम इसमें हम बताएंगे कि हमने कितने समय में स्टडी पूरी करनी है। फिर मेथडोलॉजी बहुत लंबा चैप्टर है, इसके लिए आपको पूरा डिटेल अभी राहुल सर ने बताया। मेरी मेथडोलॉजी में मैं जो वेरिएबल ले रहा हूं वो है बीएमआई, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, स्पायरोमीटर टेस्ट, एसपीओ2 लेवल, रेस्पिरेटरी एंडोरेंस में भ्रामरी का टाइमिंग, ब्रेथ होल्डिंग इनहेलिंग में, ब्रेथ होल्डिंग एक्सहेलिंग में, चेस्ट एक्सपेंशन इनहेलिंग में, चेस्ट एक्सपेंशन एक्सहेलिंग में। इसके अलावा लंग कैपेसिटी के अंदर टोटल लंग कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी, इसके फॉर्मूला होते हैं। और फिजियोलॉजिकल, ये ऊपर थे फिजियोलॉजिकल, और साइकोलॉजिकल लेवल पे मैं स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, नेगेटिव इमोशन और मूड स्विंग के पैरामीटर लूंगा। इसके लिए क्वेश्चनर्स वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। क्वेश्चनर आप वो लें जो वैलिड हो। वैलिड क्वेश्चनर के लिए आप समझ लेंगे कभी जब समय आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपने क्वेश्चनर इनवैलिड लिए तो आपकी स्टडी बेकार हो जाएगी, आपको दोबारा से पूरा काम करना पड़ेगा। लिटरेचर रिव्यू में जैसे भी राहुल सर ने आपको बताया था, एंशिएंट टेक्स्ट रिव्यू, इसमें आप पुरानी जितनी किताबें जहां से आप डिटेल उठाएंगे, और मॉडर्न टेक्स्ट रिव्यू कि आपके कंटेम्प्रेरी लोगों ने इसमें क्या क्या काम किया है और कैसे कैसे किया, उसके क्या क्या रिजल्ट है और आप उसमें क्या एडिशनल कर रहे हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन टू द कोरोना वायरस, कि कोरोना वायरस है क्या जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। दूसरा इंट्रोडक्शन टू योगा, कि योगा क्या है, कहां से आया, कैसा था, किसने लिया। उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम डालेंगे कि प्रॉब्लम क्या है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। राहुल सर, मेरे को केवल इतना ही कहना है, मैंने अपने बहुत थोड़े शब्दों में बहुत सारी समझा दिया आपको। आप चाहें तो मैं आपसे ये डिटेल भी शेयर कर लूंगा, बच्चों से शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी खुद के पर्सनल चीज सबको बताई है, और ये बहुत बड़ी बात है, अपनी डिटेल्स कोई नहीं बताता। और आपने सबसे बड़ी बात तो आप ये कह रहे हो कि मैं खुद शेयर कर दूंगा। बहुत अच्छा लगा सर, ताकि बच्चों का बेनिफिट आप देख रहे हो, इसीलिए आपने ये बात रखी कि बच्चे भी इस चीज को पढ़ेंगे आपके, और उनको और आइडिया मिल जाएगा। किसी को सर से अगर इसके बारे में कोई पूछना हो तो अभी सभी लोग क्लियर सामने आकर पूछ सकते हैं, और यहाँ पे हमारी क्लास आज की संपन्न होती है। आपके कोई भी सवाल हो तो प्लीज पूछिए। ठीक है जी, कोई सवाल नहीं है बच्चों के, तो राजेश सर वाला एब्स्ट्रैक्ट और सिनॉप्सिस वाला। राजेश सर, आप अगर इसका समर्थ हैं आंसर करने में तो आप दे दीजिए इसका आंसर। राहुल, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, अगर चैट बॉक्स में डाल देंगे तो मैं पढ़ के जवाब दे दूंगा उसका। क्वेश्चन है एब्स्ट्रैक्ट एंड रिसर्च प्रपोजल के अंदर अंतर क्या होता है? देखो, एब्स्ट्रैक्ट ज्यादातर लिखा जाता है रिसर्च पेपर में। रिसर्च पेपर और थीसिस दो अलग अलग चीजें हैं। रिसर्च पेपर केवल छोटा सा एक पेपर होता है जिसमें आप कोई छोटी फाइंडिंग डालते हैं जिसपे आप पब्लिश कर सकते हैं। थीसिस आपको पीएचडी की डिग्री के लिए अपनी यूनिवर्सिटी को देनी पड़ती है। एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि आप पूरी आपने जो भी फाइंडिंग की है उसका पूरा डिटेल बहुत ब्रीफ में वो आप एब्स्ट्रैक्ट में डालते हैं। जब आप गूगल पे जाएंगे, गूगल स्कॉलर आप सर्च कीजिए, वहां आप टेक्स्ट रिव्यू करेंगे तो उसमें पब्लिश्ड पेपर्स थोड़े खोलेंगे तो आप देखिए सबसे ऊपर उसमें कॉलम दिया होगा एब्स्ट्रैक्ट का। उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उस सब्जेक्ट की जो रिसर्च है उसके बारे में सब कुछ पता लग जाएगा।
केवल जो बारीक डिटेल्स हैं उसके लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, अदरवाइज उसके बारे में पूरा डिटेल आपको एब्स्ट्रैक्ट में पता लग जाएगा, आप क्यों की, किसने की, किस लिए की और उसकी क्या फाइंडिंग्स थी। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू राजेश सर, आपने इतने अच्छे से सभी को गाइड किया। तो आज की कक्षा हमारी यहाँ पे संपन्न होती है और मैं राजेश सर से निवेदन करूंगा तो कक्षा का समापन और शांति पाठ से कर सकते हैं। थैंक यू राहुल सर। सब लोग आंख बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, लीड एंड फॉलो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः, सर्वरिष्ट शांतिरभवतु। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, सभी को धन्यवाद। इतने आप सभी लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक सुना और राजेश सर ने इतने अच्छे से मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का इतना जरूरी टॉपिक था ये। अब राजेश सर ने अनुमति भी दे दिया है तो राजेश सर इसको थोड़ा और चेक करके आपको आज शाम को या कल तक आपको ये डॉक्यूमेंट्स हम दे देंगे। और आप सब लोगों से अनुरोध है कि इसका गलत फायदा प्लीज ना उठाएं। देखिए राजेश सर ने इतनी अनुमति दी है अपनी तरफ से, तो आप ये सब लोगों का अपना नैतिक फर्ज बनता है